हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि आपने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1, 2 और 3, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1, 2 और 3 आपने अच्छे ढंग से देख लिया होगा। ठीक है ना। तो आज पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पार्ट 4 के लिए हमारे चैनल से बने रहें और हर एक क्वेश्चन को है ना सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन ये रहा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस अंडाशय में बीजांड की संख्या केवल एक होती है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बीजांड के बारे में बतलाया था, है ना। बीजांड तो किस, है ना, किस अंडाशय में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये पुष्प का मादा भाग है जायांग, और इस अंडाशय के अंदर ही पाए जाते हैं बीजांड। तो यहाँ पर बीजांड कितने हैं, बीजांड की संख्या कितना है, एक है। तो क्वेश्चन है किस अंडाशय में बीजांड की संख्या एक होती है। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं में भी बीजांड की संख्या एक होती है ना। धान में भी बीजांड की संख्या एक होती है और आम में भी बीजांड की संख्या एक ही होती है। इसका मतलब है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, तो किस अंडाशय में बीजांड की संख्या एक होती है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 62, पराग भित्ति होती है। ठीक है, पराग भित्ति होती है। तो पराग भित्ति सबको पता होगा कि पराग भित्ति जो होती है वो द्विस्तरीय होती है। ठीक है ना। पराग भित्ति क्या होती है, द्विस्तरीय होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग, क्योंकि देख लीजिए 2025 जो एग्जाम, आगामी 2025 एग्जाम के लिए आप लोग के पास बहुत कम समय ही बचा है। तो कम समय में तैयारियां अगर अच्छी करनी है तो हम लोग को हर एक क्वेश्चन को तेजी से सीखते हुए आगे बढ़ना है। केवल तेजी से देखना नहीं वीडियो को, बल्कि सीखते हुए कहाँ बढ़ना है, आगे बढ़ना। तो चलिए जो हमारा 63 क्वेश्चन है वो ये है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। क्वेश्चन जो है आपका वो है वायु परागन किसमें नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। ठीक है ना, वायु परागन किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते बेटा, घास में भी वायु परागन की क्रिया होती है, मक्का में भी वायु परागन की क्रिया होती है, गेहूं में भी वायु परागन की क्रिया होती है। तो यहाँ की वायु परागन की क्रिया नहीं होती, तीनों में वायु द्वारा परागन होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है नहीं किस में होता है, तो सैल्विया में। ठीक है, सैल्विया में वायु के द्वारा परागन की क्रिया नहीं होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। जलोद्भिद पौधा किसको कहते हैं, वैसा पौधा जो जल में विकास करते हैं ना, वैसा पौधा जो जल में वृद्धि और क्या करते हैं, विकास करते हैं, उससे हम लोग जलोद्भिद पौधा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब होगा, सभी को पता होगा, सिंघाड़ा। ठीक है ना, सिंघाड़ा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो जलोद्भिद पौधा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, ब्लेसनेरिया, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्लेसनेरिया। ब्लेसनेरिया के जो पुष्प होते हैं वो जल के सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक है ना, जल के सतह पर खिलते हैं। तो अब आप बात आ गया है कि ब्लेसनेरिया जो है जल के सतह पर इनके जो पुष्प है वो तैरते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनमें किस प्रकार की परागन होगी, क्योंकि ये जल में पाया तो जाहिर सी बात है इनमें जल परागन हो गया, यानी जल परागित। ब्लेसनेरिया जल परागित पुष्प है। ठीक है, ब्लेसनेरिया किस प्रकार के पुष्प है, जल परागित पुष्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, परागकण हो सकते हैं। तो बहुत आपने अच्छे ढंग से इसको टॉपिक को हर एक क्लास में पढ़ा होगा परागकण के बारे में। तो परागकण जो होते हैं ना वो गैमेटोफाइट भी होते हैं। ठीक है ना, परागकण गैमेटोफाइट भी होते हैं। कैसे सर, तो आपको भी पता होगा परागकण में दो नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी युग्मक का निर्माण होता है ना। परागकण में दो नर युग्मक, नर युग्मक मतलब गैमेट। ठीक है ना, तो
परागकण में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। परागकण में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, कभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ये गैमेटोफाइट भी है। परागकण का जो उपयोग होता है वो सजावट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। और ये एलर्जी कारक है, ये शरीर में एलर्जी भी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, अर्थात इनमें सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है गुरु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका, जहां भी गुरु बीजाणु शब्द आ जाएगा ये समझिएगा मादा भाग में ही पाए जाते हैं। लघु बीजाणु नर भाग में निर्मित होता है, जबकि गुरु बीजाणु मातृकोशिका है ना, लघु बीजाणु नर के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और गुरु बीजाणु प्रयोग किया जाता है मादा के लिए, ठीक है। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो आपको ऑप्शन नजर ही आ रहा होगा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बनते हैं गुरु बीजाणु, यानी ऑप्शन सी सही है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है पुष्पीय पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, ठीक है ना। नए युग्मक, पुष्पीय पौधों में नए युग्मक का निर्माण किससे होता है? तो सही, जब भी किसी चीज का निर्माण होगा तो वो जनन के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो नए कोशिका का निर्माण किससे होता है? जनन कोशिका से, ठीक है। ध्यान से हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हम आप लोग के आगामी 2025 की होने वाली एग्जाम के लिए हम वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको बोर्ड पर बता रहे हैं जो आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आप लोग हर एक वीडियो को, हर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट जरूर है मेरे प्यारे बच्चों कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक से हमारे जैसे शिक्षकों में हौसला बढ़ती है, ठीक है। तो आपसे विनती है, जो भी स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, उनसे हार्दिक रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो कर लें, और बिल्कुल कमेंट्स लाइक तो जरूर करें, क्योंकि हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, निम्नलिखित में से ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? निम्नलिखित में से किस में अगुणित पादप शरीर होता है? यानी अगुणित का मतलब हमने आपको बताया है, अगुणित का मतलब एन, यानी कि जिनका शरीर जो है अगुणित होते हैं, ठीक है। तो इनका सही जवाब बेटा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है ना, आपने पढ़ा होगा है ना, ब्रायोफाइटा, टेलिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब स्थलीय पौधा होते हैं, ठीक है। तो स्थलीय पौधा होता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में जो पादप का शरीर होता है वो अगुणित होता है? तो इसका सही जवाब है ब्रायोफाइटा, सही है। चलिए देख ले, आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आप लोगों को लगता होगा सर हर एक क्वेश्चन को आप बहुत तेजी से डील करते जा रहे हैं। कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास उतना समय नहीं है जो हमारे लेक्चर को समझ सके। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो लेक्चर देते हैं, बट हम आप लोग का समय, जो कीमती समय है, वो व्यतीत नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए बहुत ही कम समय में आपको हर एक ऑब्जेक्टिव को डील करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपका, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मैंने बताया था कि जिस बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूण की संख्या है ना एक से अधिक होती है, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म। तो बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो 71 क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता का खोज, ठीक है। अभी मैंने बताया था बहुभ्रूणता माने एक से अधिक भ्रूण।
बहुभ्रूणता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो बहुभ्रूणता का खोज जो है सर्वप्रथम एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता का खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है पुष्प के नर जनन। तो ये तो आपको पता ही होगा, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। पिछला वीडियो में मैंने इसका चर्चा किया था। पुष्प के, है ना, नर जनन संरचना को क्या कहते हैं बताओ? आप ही लोग बता दीजिए क्या कहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? पुमंग। ठीक है, पुष्प के नर जननांग के संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप लोग को बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को हम लोग पैलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, पैलिनो का मतलब होता है पराग और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है ना, लॉजी शब्द जहां गया तो समझिएगा अध्ययन। तो पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? पराग कणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जवाब तो सभी को ही पता होगा कि पराग कणों में जो है विटामिन बी पाए जाते हैं। ठीक है ना, विटामिन बी। सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ए। पराग कणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है ना, मैंने कोई दिक्कत है? चलिए जो हमारा तो हमारा जो 75 क्वेश्चन होने वाला है वो ये रहा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। जो 75 क्वेश्चन है वो कहता है क्या है? किसी समान द्विपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का विन्यास होता है, मतलब केंद्रक की संख्या भ्रूणकोश के अंदर कितने होते हैं? ठीक है ना, तो सबसे पहले देखना मेरे प्यारे बच्चों कि ये रहा वीजांड। ठीक है ना, ये वीजांड है और वीजांड के अंदर, किसके अंदर? वीजांड के अंदर 7 कोशिका। कितने कोशिका? 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है ना, 3 केंद्रक ऊपर में है, बीच में 2 केंद्रक और 3 केंद्रक नीचे। यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक की संख्या कितना हो गया? 3, 2 और 3। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी, 3, 2, 3। ठीक है ना, केंद्रकों की संख्या कितना हुआ? 3, 2, 3। ठीक है ना, कैसे हुआ जो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये रहा। स्वपरागन के लिए एक पुष्प का होना चाहिए। तो आपको भी पता है स्वपरागन की क्रिया जब भी होगी तो द्विलिंगी पुष्पों में, क्योंकि द्विलिंगी पुष्पों में जो क्रियाएं होती है वो इस तरह से होती है। देख लीजिए, ये है आपका मादा भाग, ठीक है, और ये है नर भाग। तो ये स्वयं परागकण कहां तक पहुंचता है? वर्ती काक तक। और जिस पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों रहे उन पुष्पों को हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है ना, तो याद रखिए हमेशा स्वपराग क्रिया हमेशा कौन पुष्पों में होंगी? द्विलिंगी पुष्प। यानी ऑप्शन कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? डी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 77। पर परागण लाभदायक है। ठीक है, तो पर परागण देखिए क्या होता है। जब किसी ए पुष्प का परागण बी पुष्प के वर्तिकांक तक जाता है तो इनसे होने वाले संतति क्या होंगे? ए बी, यानी एक नए किस्म के संतति होंगे, और ये जो संतति होंगे वो श्रेष्ठ होंगे। तो याद रखिएगा पर परागण में होने वाले संतति श्रेष्ठ होते हैं। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी, श्रेष्ठ संतति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है ओव्यूल। ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड। ठीक है ना, बीजांड। तो बीजांड में जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो ये रहा हमारा बीजांड। ठीक है, और बीजांड में जो है मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो या तो इसको कह सकते हैं मध्य कोशिका या केंद्रीय कोशिका। ठीक है, तो बीजांड में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है या तो उसको आप कह सकते हैं मध्य कोशिका या कह सकते हैं केंद्रीय कोशिका।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्य कोश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 80 कवर करेंगे, जो कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के का सबसे अंतिम क्वेश्चन होगा। उसके साथ जो है हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का जितना भी क्वेश्चन है वो समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, पराग से अगुणित पौधों का विकास कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा सोमैटिक हाइब्रिडाइज। ठीक है ना, क्या कहलाता है? पराग से अगुणित पौधों का निर्माण, अगुणित पौधों का विकास कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइज। ठीक है, चलिए जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है वो ये रहा, समानता कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है, याद है ना। तो ये तो सारे बच्चों को याद होगा कि कैप्सेला में जो है भ्रूणपोष की जो संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। तो कैप्सेला में जो भ्रूणपोष होते हैं वो क्या होते हैं? द्विगुणित, दैट मीन्स 2n। ठीक है ना, याद रखिएगा, कैप्सेला में जो भ्रूणपोष होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। तो 80 क्वेश्चन के साथ पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का जो आपका अध्याय 2 था वो पार्ट 1, 2, 3 और 4 के साथ आज समाप्त हो चुका है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4 आपने अच्छे ढंग से सारे वीडियो को देखकर हर एक क्वेश्चन को सीख लिया होगा। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला बार जो हम आपको लेके आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव वो जो है मानव प्रजनन का रहेगा, अध्याय 3 मानव प्रजनन। ठीक है ना, तो मानव प्रजनन जो है हम नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल से नए हैं प्लीज़ बच्चों उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।